नमो नमः सर्वेभ्यो। अद्य द्विसप्ताहिकायां कार्यशालायां द्वितीयदिनस्य चतुर्थसत्रे वयं स्मः। अस्मिन् सत्रे अस्मान् उद्बोधयितुं श्री प्रोफेसर् नीला तिवारी महोदयाः आगताः सन्ति। तान् अहम् अनुरुन्धे अत्र आगत्य छात्रान् उद्बोधयन्तु इति। धन्यवादः। प्रधानविषये पठितमासीत्। इदानीं पुनः ततोपि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। पुनः स्मरणं कृत्वा अहं भावयामि यत् प्रातःकालस्य विषयः स्पष्टः आसीत्। सर्वेषां तत्सम्बन्धितं किमपि कार्यं दीयते चेत् कर्तुं शक्यते। इदानीं कर्तुं शक्यते। अधिकं कार्यं न, किञ्चित् अतीव लघु, एकनिमेषात्मकं निमेषद्वयात्मकं वा किमपि चिन्तयामश्चेत् शक्यते। अस्तु, भवतां सहमतिः अस्ति। तर्हि अस्माभिः नृजातीय अनुसन्धानस्य विषयः शीर्षकः, इदानीम् अत्र एकः शीर्षकः लिखितः आसीत्, भवन्तः दृष्टवन्तः। तथैव नृजातीय अनुसन्धानस्य एकं शीर्षकं, कल्पितं शीर्षकं, वास्तविकं स्यात् न वा, एकं स्वकल्पनानुसारं लेखितुं शक्यते वा? इदानीं तु भवन्तः कोर्स् वर्क् कृतवन्तः किल? तर्हि एकं शीर्षकं तादृशं लेखनीयं यत्र नृजातीय अनुसन्धानविधेः प्रयोगः स्यात्। 5 निमेषाः दीयन्ते। शुद्धम् अशुद्धं तथा चिन्ता न करणीया, केवलं तस्य लेखनम्। पाँच मिनट का समय है। केवल एक शीर्षक ऐसा सोचिए जिसमें नृजातीय अनुसंधान का प्रयोग हो सकता है। तो शीर्षक में क्या होगा? किसी समूह का अध्ययन आप कर रहे होंगे, ठीक है ना? बस यही ध्यान होगा। और किसी न किसी उस समूह का अध्ययन किसी चर के परिप्रेक्ष्य में कर रहे होंगे। तो आपको कोई चर सोचना है, कोई समूह सोचना है और उसका नृजातीय अध्ययन से संबंधित एक शीर्षक बनाना। छोटा सा काम है, 2 चीजें सोचना है, कल्पना करना है। वो पॉसिबल है नहीं है वो तो बात का विषय। फिर हम पूछेंगे भी आपसे, कोई भी जिसका तैयार हो जाए सुना सकता है या सब सुना सकते हैं। संस्कृत में बनाई ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश में भी चलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबको बनाना है। तो इस बार आप हाथ खड़ा करेंगे तो ही मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है। मैं भी किसी को खड़ा करके पूछ सकता हूं कि आपका सुनाइए। 5 मिनट का समय है केवल। ठीक है। पूर्वं तेषां कृते अन्ते शोधछात्राणां प्राप्तव्येन असमस्थ बड़ो जातीनां बोडो जातीनां भाषा संस्कृतेः अध्ययनं। नृजातीय अनुसन्धानं कथमिति तत्र भाषा आसीत्, संस्कृतिशब्दः योजितः एतदर्थम्। अच्छा, अत्र मया डिज़ैन् त्रयम् उक्तम् आसीत्। किं प्रयोगः स्यात् अत्र? तेषां वैशिष्ट्यमस्ति, भाषायाः वैशिष्ट्यं किमस्ति तत् ज्ञानं। पुनः संस्कृतेः लघुसमूहः अस्ति, अत्यधिकविशालसमूहः अस्ति, अतः तेषां ज्ञानकरणं, पार्टिसिपेट्। अत्र भवतः उद्देश्यं किम् अस्ति? संस्कृतेः तस्य थीम् इत्यस्य विवेचना भवतः उद्देश्यमस्ति, केस् स्टडी भवतः उद्देश्यमस्ति वा सामाजिक परिवर्तनं भवतः उद्देश्यमस्ति? अस्माभिः त्रिधा चिन्तनं कृतमासीत् न? सांस्कृतिक थीम् इत्यस्य विवेचना रियलिस्ट् इति। सामाजिकपरिवर्तनं पूर्वे कथम् आसीत्, इदानीं कथम्? भाषा संस्कृतेः अध्ययनम् इत्येव उक्तम्। डिस्क्रिप्टिव् नृजातीय
इतोपि चिन्तयतु। पृष्ठे सिद्धं वा? किञ्चित् उच्चैः वदति चेत् सम्यक्। मध्यप्रदेशस्थ उपजनजातीयानां संस्कृतिविषये विमर्शनात्मक उपजनजातीयानां किमपि विशिष्टं स्वीकरोतु न। उपजनजाति किमपि तत्र कोर्कु भील् किं गोण्ड् किं विशिष्टं स्वीकरणीयम्। उपजाति एवं बहु बृहत् भवति, बहुधा उपजातीनां समावेशः अत्र। इतोपि कस्य सिद्धम् अत्र? सिंधी सिद्धि कर्णाटक समुदायस्य माध्यमिकछात्राणां सामाजिकसमायोजने पारिवारिकसंस्कृतेः प्रभावः। एतत् प्रयोगात्मक अध्ययनं, प्रभावस्य अध्ययनं करोति न। प्रभाव इत्युक्ते किम्? इन्फ्लुयेन्स्, इम्पेक्ट् वा इफेक्ट् किम्? त्रयमपि भिन्नम्। इन्फ्लुयेन्स् इति भिन्नं, इम्पेक्ट् इति भिन्नम्, एवञ्च इफेक्ट् इति भिन्नम्। नरजातीय इत्यस्य विषयः नास्ति, पुनः चिन्तयतु। नरजातीय अनुसन्धान सम्बद्धः विषयः स्यात्। पुनरेकवारम्। एतत्तु सर्वे माध्यमेन अपि शक्यते, सामान्य सर्वेक्षणम् अत्र। अस्माकम् अहं पूर्वमेव उक्तवान्, उद्देश्यत्रयं कल्चरल थीम, केस् एवञ्च तृतीयं किम् उक्तमासीत्? सामाजिक परिवर्तन। गतिविधीनां स्यात्, किन्तु उद्देश्यम् एतदेव। अध्ययनस्य गतिविधेः अध्ययनं भवति, किन्तु गतिविधेः अध्ययनं किमर्थम्? सामाजिक परिवर्तनाय वा, कल्चरल थीम इत्यस्य विकासाय वा, इत्यस्य विवेचनाय वा, अथवा तत् केस् स्टडी निमित्तं वा किम्? त्रयमपि अत्र न अन्तर्भवति चेत् एतत् भिन्नः। एतत् क्वाण्टिटेटिव् अपि भवितुम् अर्हति। उत्तरभारतीयानाम् एवं दक्षिणभारतीयानां संस्कृतिविषये तुलना न एवं तत् नास्ति। एवं नास्ति। वेस्ट बंगाल की सावताल समुदाय के भीतर पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभाव हो सकता है। प्रभाव अभी क्या चल रहा है, क्योंकि उन लोग पुराने हैं, अभी उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, ये तो देखा जा नहीं सकता। क्या विषय है? वेस्ट बंगाल की सावताल समुदाय के भीतर पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभाव। इसको ऐसा कर सकते हैं, प्रभाव शब्द कर डाले तो क्या बुरा है? प्रभाव की बजाय डिजिटल कारणों से हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन, क्योंकि प्रभाव मैंने पहले कहा कि प्रभाव शब्द प्रायः एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अभी के लिए परिवर्तन ले सकता है। हाँ, आपको तो परिवर्तन का अध्ययन करना, उनके बीच में रह करके ऑब्जर्वेशन करना है, या इंटरव्यू करना है, या सर्वे करना है, जो भी हमने टेक्निक देखी। प्रभाव शब्द के बजाय हो रहे परिवर्तनों का जायमानानां परिवर्तनानां अध्ययनं भवितुमर्हति। नरजातीयम् अध्ययनं तस्यापि योजयितुं शक्यते। तत्तु सम्यक् अस्ति। उत्कलराज्यस्य अग्रे आगच्छतु, सर्वे शृणुमः।
उत्तरराज्यस्य मुण्डा जनजातेः सामाजिकजीवनस्य मुण्डा जनजातेः अस्तु भवन्तः इदानीं समूहचयनं तु ज्ञातवन्तः विषयनिर्माणं तु शीर्षकनिर्माणं तु इतोपि तत्र बहु किमपि भवति तत्तु किन्तु न जाति अनुसन्धानम् इत्युक्ते कस्यचित् समूहविशेषस्य अध्ययनं करणीयम् इति तु भवतां स्पष्टमस्ति शोभनम् इदानीं न पृच्छामि अन्यैरपि चिन्तितं स्यात् किन्तु विषयनिर्माणे तस्य सम्पूर्णपरिकल्पना संरचना विषयस्य शीर्षकस्य कीदृशी स्यात् तत्र बहवः अंशाः तत्र सीमाङ्कनमपि दृश्यते तत्र जनसङ्ख्या अपि स्पष्टा भवति तत्र किमुच्यते चराणामपि संकल्पना अध्ययनस्य विधिः अपि स्पष्टता भवति केवलम् अध्ययनमिति लिखामश्चेत् तद् स्पष्टं नास्ति कीदृशम् अध्ययनं चेत् स्पष्टं करणीयं नृजातीयम् अध्ययनम् अथवा प्रयोगात्मकम् अध्ययनं सर्वेक्षणात्मकम् अध्ययनम् अत्र मत विभिन्नं भवितुमर्हति कश्चन अन्यः वदेत् यत् नावश्यकं किन्तु प्रायः अत्रैव जनसङ्ख्या एवं च अध्ययनस्य प्रकारः शीर्षके एव आगच्छति इति चेत् इतोपि स्पष्टतया शीर्षकस्य निर्माणं भवति अस्तु इतोपि कश्चन किमपि वक्तुम् इच्छति वा ये नृजातीय कैसे हुआ क्या हमने कहा था कि संस्कृति साझा कर रहे हो बहुत समय तक साथ हो और कुछ न कुछ संस्कृति इस बीच में एक जैसी डेवलप भी हुई हो है ना जो समूह है समूह हमने दो टाइप की बात किए थे एक तो जो बाय बर्थ और दूसरा लंबे समय से साथ में है और साथ में होना पर्याप्त नहीं है साथ में होने के कारण कुछ न कुछ क्या विकसित हुआ हो कोई उनका एक कल्चर या कोई ऐसी आदतें या अभ्यास जो समान हो ऐसा डेवलप हुआ हो उनका जिसके कारण उसकी एक पहचान बन रही हो वो कोई अच्छी बात भी हो सकती है कोई बुरी बात भी हो सकती है किसी विद्यालय या संस्था के लोग खूब सारे हथियारों का उपयोग करने लग गए हो कि हाई किसी स्पेशल स्कूल के बच्चे हैं किसी स्कूल विशेष के उनके पास हाई स्कूल के बच्चों के पास हथियार मिलने लग गए गोली चलाने लग गए या कुछ भी तो वो भी है कि क्या ऐसा है कि जिसके कारण वहां के बच्चे हिंसा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है लेकिन आप जो कह रहे हो ये तो एक सामान्य विषय है ये नृजाति का नहीं फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से सुना नहीं नहीं नृजातीयम् अध्ययनम् नृजाति अध्ययनम अनुसंधान में हम प्रयोगात्मक सर्वेक्षणात्मक कोई भी हम कर सकते हैं नहीं प्रयोगात्मक की बात नहीं किया सर जैसे कि विषय के बारे में आप एक विषय मैं एक विषय बताता हूँ सर जैसे कि एक पश्चिम बंगाल में वोटिंग में एक मथुआ संप्रदाय एक जाति है उस जाति का प्रभाव ज्यादा है तो ये प्रभावात्मक अध्ययन करेंगे तो इंद्रिय जाति है कि एक जातिया है उनको प्रभाव हम देखेंगे तो ये प्रभावात्मक हो रहा है इसीलिए तो किसी जाति का प्रभाव किस चीज पर है किस पर प्रभाव ज्यादा है वोटाधिकार में लोगों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए उसके आधार पर वहां पर जनप्रतिनिधि चुना जाता है हाँ एक तो सर संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं जानते लोग इसीलिए अगर पश्चिम बंगाल में है लेकिन सर्वभारतीय में अगर होगा तो जानकारी नहीं है उनके बारे में इसीलिए अगर भारतीय में जानकारी देना है तो उन लोगों को बारे में बताना पर इसमें रिसर्च क्या है आपने बता दिया उनकी संख्या ज्यादा है इसलिए वोट ज्यादा है जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं तो इसमें रिसर्च क्या करना है सर ये तो पश्चिम बंगाल का बताया अगर भारत में अगर होगा तो ये हमारे ये जो मथुआ संप्रदाय जो है इन लोगों को जो स्थिति है इन लोगों की स्थिति के बारे में हम जानकारी स्थिति का अध्ययन करना चाहते हो तो होगा लेकिन उसका प्रभाव मतदान पर पड़ रहा है तो नहीं होगा जो है वो सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं हाँ
डिस्क्रिप्टिव आपने खुद ही कह दिया, आपने खुद ही कहा ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अरे आधार भले ही आपका सैंपल है, आपकी पॉपुलेशन है वो, लेकिन वो स्टडी का टाइप एथिलोग्राफिक नहीं है, स्टडी का टाइप तो आपका डिस्क्रिप्टिव है ना। आप सैंपल तो वो ले रहे हैं, पॉपुलेशन वो ले रहे हैं, लेकिन टाइप ऑफ स्टडी में आप भटक रहे हैं। टाइप ऑफ स्टडी आप क्या रखिए, सीधा सीधा बोलिए नृजातीय अध्ययन, तो ठीक है। जैसे आप वर्णनात्मक अध्ययन बोल रहे हैं, जैसे प्रयोगात्मक अध्ययन बोल रहे हैं, जैसे आप सर्वेक्षणात्मक अध्ययन बोलते हैं, ऐतिहासिक अध्ययन बोलते हैं, दार्शनिक अध्ययन बोलते हैं, वैसे ही नृजातीय अध्ययन बोलिए। इधर से कोई था? ठीक है। हाँ, बहुत सारे वो है जनजातियां हैं जो अपनी भाषा को संविधान में इंक्लूड कराना चाहते हैं, और उसमें समस्या है। उस समस्या के अगर सरकार बोलती है अनुसंधाताओं का अनुसंधान कर जाए भाषा संस्कृति के विषय में, तो उसमें नृजातीय अनुसंधान हो सकता है या एक्सपेरिमेंट हो सकता है? नृजातीय होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आपको क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ना। आप उनकी जाति और भाषा में क्या मैनिपुलेशन करोगे? हाँ? नृजातीय अध्ययन अभी बोला मैंने, शब्द जोड़ो। तो तभी तो कम होता है ना, सिलेबस में भी नहीं रहता। हाँ, इसीलिए तो किस लेवल पे आगे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब किसी जाति का, समूह का, संस्कृति का एक लंबे समय तक अच्छा अध्ययन करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। एजुकेशन फील्ड में हम ज्यादातर सर्वे, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल इस टाइप की रिसर्च करते हैं, फिलोसॉफिकल। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी है उस तरह के विषयों में ये ज्यादा, पिछले कुछ 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में इसका चलन बढ़ा है, ज्यादा होने लगा है। ठीक है, इसलिए पुरानी किताबों में या पुरानी उसमें देखोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, और कुछ? ठीक है, चलिए। तो और भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर हमें चर्चा करना है। उसमें से एक प्रमुख विषय है, एक अगली विधि की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सुबह जब मैंने बात की थी 2-3 चीजों की, तो उसमें हमने कहा था कि व्यक्तियों के समूह की साथ। अच्छा, प्रश्न है। फील्ड में हम एथियोग्राफी रिसर्च कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। सुबह मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे आपको, ध्यान में हो तो? किसी को ध्यान में है कि कब करना चाहिए इसका प्रयोग? जब मैंने कहा था तो 1-2 एग्जाम्पल दिए थे। जैसे हमने कहा था कि अभी मैंने कहा कि किसी विद्यालय में हिंसा का अधिक प्रयोग छात्र करने लगे हैं, तो वो विद्यालय में होने वाली हिंसा के आधार पर उसका एक अध्ययन करना, क्योंकि वो एक उसी विद्यालय के छात्र क्यों हिंसा कर रहे हैं, अन्य विद्यालय की क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका यदि आप अध्ययन करना चाहेंगे तो वहां पर भी आप इथनोग्राफिक रिसर्च कर सकते हैं। और भी टाइप की कर सकते हैं, लेकिन इथनोग्राफिक भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक समुदाय के रूप में यदि विकसित हो रहा है तो उन शिक्षकों की कम्युनिटी एक डेवलप हो जाती है। 20-20, 30-30 साल से एक साथ रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के हैं, किसी स्कूल के हैं या KVS के हैं, तो उनका एक अपना पैटर्न होता है, तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कम होगा ना, तो उसकी फॉर्म डेटा से हम कैसे मदद कर सकते हैं, इन लोग ऐसे कर रहे हैं, इनके समुदाय कैसे हो सकते हैं? नहीं, डेटा कम ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। छोटी सी डेटा लेकर पूरा जाति के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं ना। नहीं, तो ये आपसे किसने कहा कि डेटा छोटा लेना है या बड़ा लेना है? नहीं, क्योंकि एक स्कूल में तो ही मिलेगा ना। तो यदि ठीक है, हाँ, वो पूरा प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं इकट्ठा उत्तर देता हूँ। हो गया? ठीक। हाँ, तो एक स्कूल में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपकी जनसंख्या क्या हुई? हाँ, वो स्कूल ही हुआ ना, स्कूल के अंदर जितने बच्चे वही हुआ ना, तो फिर आपका डेटा तो उसी स्कूल का होगा और आपकी फाइंडिंग्स भी केवल उसी स्कूल के लिए होगी। तो उसमें छोटे बड़े का प्रश्न कहाँ से आता है?
आपको ये कौन कह रहा है कि किसी हिंसा युक्त विद्यालय का अध्ययन करने के बाद उससे प्राप्त फाइंडिंग्स का जनरलाइजेशन आप अन्य स्कूल पर भी करो? ऐसा नहीं कहा। उसका जनरलाइजेशन उसी पर होगा। क्लियर? और कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि सुबह हमने बात की थी तो साझा संस्कृति वाले विषय में हमने ये नृजातीय अनुसंधान देखा था, और उसी के साथ एक और नाम मैंने लिया था कि एक विधि और क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत प्रयोग में आती है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। आधारित सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, या कुछ भी कह लीजिए, ग्राउंडेड थ्योरी। चूंकि ये विकसित ही वही हुई है तो नाम भी वैसे ही है। ठीक है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक प्रमुख प्रकार है, प्रमुख वो है, क्या कहते हैं, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें सिद्धांत का विकास करना हो, लोगों के अनुभव के आधार पर, लोगों के उसके आधार पर क्या कहते हैं, उनके अनुभवों के आधार पर, उनकी समझ के आधार पर हम यदि किसी सिद्धांत का विकास करना चाहते हैं तो ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग करते हैं। इस नाम से स्पष्ट है इसके। ग्राउंड मतलब आधार, जमीन, भूमि, तो नीचे से जो चालू हो रही हो, जमीन से जो सिद्धांत खड़ा हो रहा हो। प्रायः सिद्धांत रिसर्च में क्या होता है, हम निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी है, इस थ्योरी के आधार पर ऐसा होना चाहिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये थ्योरी लागू हुई या ये थ्योरी लागू नहीं हुई, ऐसा होता है। यहाँ क्या है, या नीचे से आपने चालू किया और जैसे 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 आपको चीजें मिलती जा रही हैं, आपको डेटा मिलता जा रहा है, अवधारणाएं आपकी बनती जा रही हैं, आप किसी सिद्धांत के निर्माण तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ आगमनात्मक तर्क का प्रयोग होगा, यहाँ निगमनात्मक तर्क का प्रयोग नहीं होगा। आगमन में क्या, जानते ही सब लोग, हम लोग शिक्षा शास्त्र के हैं, आगमन निगमन पढ़ा हुआ है खूब। तो आगमन में क्या होता है, एग्जाम्पल से फिर हम स्वयं उसका सिद्धांत तो बनाते हैं, हम नियम का निर्धारण करते हैं। ऐसे ही आगमनात्मक तर्क विधि के आधार पर ही ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरी का कंस्ट्रक्शन, थ्योरी का एस्टेब्लिशमेंट या प्रतिपादन किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, तो कहते हैं कि ये व्यापक वैचारिक स्तर पर प्रक्रिया, क्रिया या अंतःक्रिया की व्याख्या करता है। कुछ छोटे स्तर पर नहीं, किसी तो व्यापक स्तर होना चाहिए, ब्रॉड स्तर होना चाहिए, बड़ा स्तर होना चाहिए। उस बड़ा स्तर भी विचार का स्तर होना चाहिए, और विचार के बड़े स्तर पर तो विचार के बड़े स्तर पर किसी प्रक्रिया, क्रिया या अंतःक्रिया की व्याख्या करता है। वो प्रक्रिया, क्रिया या अंतःक्रिया किससे संबंधित होना चाहिए, वास्तविक विषय पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, सिंपल सी बात है कि वैसे मैंने कहा अभी कि ग्राउंडेड थ्योरी में क्या करना है, आपको सबसे पहले आधार से शुरू करना है। अर्थात जो भी चीजें आपको मिलती जा रही, जो भी डेटा आपको मिलता जा रहा है, आप डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसकी स्टडी करते जा रहे हैं, और नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आते जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, उन चीजों को लेकर के आपको एक सिद्धांत का निर्माण करना है। अब वो जो चीजें आपके सामने आ रही है, वो कोई प्रक्रिया भी हो सकती है, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया भी हो सकती है, कोई क्रिएशन, कोई क्रिया भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन क्रिया, प्रक्रिया, अंतःक्रियाओं के पीछे कोई न कोई वैचारिक कारण होता है, कोई न कोई कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है, जिसके कारण वो क्रियाएं, प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं प्रत्यक्ष होती है। उनके प्रत्यक्ष होने, उनके हमारे सामने आने के पीछे के विचार को पकड़कर थ्योरी का निर्माण करने का काम
जब यदि हमें अनुसंधान में करना हो क्वालिटेटिव रिसर्च में, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है ग्राउंडेड थ्योरी। स्पष्ट है? ठीक। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसा मैंने कहा कि जैसे ही गुणात्मक डेटा इकट्ठा होता है, वैसे ही डेटा के इकट्ठे होने के साथ साथ ही सिद्धांत के निर्माण का काम भी चालू हो जाता है। और जैसे जैसे हम प्राप्त डेटा की समीक्षा करते जाते हैं, समीक्षा के साथ साथ ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लगते हैं। तो डेटा इकट्ठा होने से सिद्धांत का काम आरंभ, प्राप्त डेटा की समीक्षा करने पर कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस होने लगता है, और फिर उसी क्या कहते हैं समीक्षा के साथ साथ ही जैसा मैंने कहा कि अवधारणा स्पष्ट होती है, उन्हीं अवधारणाओं से या उस अवधारणाओं से नहीं, उसी डेटा से अवधारणाएं उभर के सामने आती हैं, कॉन्सेप्ट निकल के सामने आते हैं। तो शोधकर्ता क्या करता है कि जब उसके सामने कुछ चीजें हो रही हैं जिस पे भी उसको काम करना है, जो भी चीजें हो रही हैं उनको वो नोट करता चलता है। एक्शन, मैंने कहा ना, क्रिया प्रक्रिया, कुछ भी हो रहा हो उसको वो क्या करता है, नोट करता है। नोट करने के साथ साथ उसकी कोडिंग करता है। कोडिंग कई टाइप की होती है, आगे देखेंगे। कोडिंग करता है, मान लीजिए कोई भी उसको एक कूट दे देता है, कुछ नाम दे देता है, कोड दे देता है। कोड आप कुछ भी अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ABCD या कुछ भी आपने अपना कोई भी कोडिंग डेवलप किया, आपने कोडिंग कर ली, ओपन कोडिंग हो, एक्सेल कोडिंग हो, या कई टाइप की कोडिंग होती है, किसी दूसरे टाइप की कोडिंग हो, आपने एक कोड दे दी, उस कोड को आप देते चल रहे हैं, डेटा इकट्ठा करते चल रहे हैं। अब इकट्ठा करने के बाद जब बहुत सारे कोड हो जाते हैं, बहुत सारा डेटा हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो, उन कोड्स के आधार पे या डेटा के आधार पर उसी कैटेगरीज बनाते। एक जैसे कोड एक कैटेगरी है, तो आपके पास कई कैटेगरीज आती है। उन कैटेगरीज या श्रेणियों के आधार पर कॉन्सेप्ट की फ्रेमिंग होती है, और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को मिला करके उनका सीक्वेंस निकाल करके आप किसी थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करते हो। ये सुनने में तो सरल लग रहा है, बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन करने में ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। सुनने में तो बड़ा आसान सी लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ है, हमने कोडिंग कर ली, कोडिंग को एक जैसे कोड को एक जैसा कर लिया, उससे कुछ कॉन्सेप्ट निकल गए, कैटेगरीज बना ली, कैटेगरीज से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से थ्योरी, सीक्वेंस में अरेंज कर। लेकिन इतना आसान ये प्रक्रिया नहीं होती। तो ये जो प्रक्रिया है, अच्छा कब इसका प्रयोग करना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कब हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज करें। तो जब हमें किसी प्रक्रिया के व्यापक सिद्धांत या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, जब हमें किसी प्रक्रिया के पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है उसको जानने की जरूरत हो, कि ये काम तो हो रहा है लेकिन इसके पीछे क्या काम कर रहा है, कौन सी थ्योरी के कारण, किस चीज के कारण ये घटना घट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और उसको जानने की यदि कोशिश करेंगे तो फिर हमें इस टाइप की रिसर्च करना पड़ेगी। या जब जितनी भी प्रेजेंट थ्योरीज है, विद्यमान सिद्धांत हैं, वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेट नहीं हो पा रहे। आपने जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उस आइडेंटिफाई की हुई प्रॉब्लम से विद्यमान कोई भी सिद्धांत कनेक्ट ही नहीं हो रहा। फिर आपको लगेगा अरे इसमें कोई भी सिद्धांत काम नहीं कर रहा है, तो कोई नई चीज है क्या, तो इसके लिए हमें ही सिद्धांत बनाना पड़ेगा। तब आपको ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छात्रों की बात करें, एजुकेशन में बात करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो नजर तो आती है लेकिन उसके लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, जैसे अवधान विकार है ना, अटेंशन डिसऑर्डर। ऐसा नहीं कि इस पर स्टडी नहीं हुई होगी, हुई है लेकिन बहुत स्वल्प, कम मात्रा में हुई होगी अटेंशन डिसऑर्डर पे। अब अटेंशन डिसऑर्डर क्या है कि कोई कह रहा है आपका अटेंशन उस पर थोड़ी देर सुनते हैं लेकिन फिर ध्यान भटक जाता है ना, कुछ और चीज में लग जाता है, या मोबाइल में लग जाता है, या कहीं और किसी घर की में किसी परिस्थितियों में चला जाता है। सबके साथ होता है ना। तो एकाग्रता पे तो बहुत काम हुआ है। तो इस अटेंशन डिसऑर्डर पर
काम कम हुआ हो मान लो, तो आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई कि यार मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा अटेंशन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो कैसे इस पर काम करें, तो यहां पर आप किसी थ्योरी को डेवलप करने के लिए ये इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। या आप किसी प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहते हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रक्रिया का अध्ययन कैसे, कि कैसे किसी छात्र को शिक्षक बनाया जाता है, प्रोसेस है। अब इसके लिए कोई वो है क्या थ्योरी, या कैसे किसी को शिक्षक की बजाय कुछ भी राइटर बनाया जाता है, कैसे व्यक्ति को राइटर बनाया जाता है, या कैसे किसी को नेता बनाया जाता है, कुछ भी आप एक प्रोसेस होगी कि किसी को कैसे किसी प्रक्रिया के द्वारा कुछ बना देना, तो इस प्रोसेस की स्टडी करना, तो कुछ चीजों पे तो आपको थ्योरीज मिलेंगी, कुछ चीजों पर आपको नहीं मिलेंगी, तो वहां पर आपको उस तरह के बहुत सारे केसेस की स्टडी करके अपनी एक थ्योरी डेवलप करना होगी। तो इस तरह की यदि आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो वहां भी आपको ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग करना होगा। बात समझ में आई? इतनी सी बात अभी मैंने कही, हम इस पे जितनी बात करेंगे उसको करते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे ताकि एकदम से फिर वो ना हो। तो मैंने अभी क्या कहा, दो तीन बातें कही। कब इसका यूज करना है? हाँ, जब हमें किसी प्रक्रिया के पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है नहीं पता और उसका स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं तो। दूसरा, जब विद्यमान सिद्धांत आपकी समस्या को समझा पाने में असमर्थ है। तीसरा, जब किसी प्रक्रिया का हम अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कैसे किसी को क्या बनाया जा सकता है। ऐसी कई ऐसी सिचुएशंस है जिनमें हम इस ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन तीनों प्रक्रियाओं से रिलेटेड कोई भी एक वो बोल सकते हैं, कोई भी एक दो लोग, जो मैंने तीन सिचुएशंस दी जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इससे रिलेटेड कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम बोल सकते हैं? टॉपिक नहीं कह रहा हूं, प्रॉब्लम बता सकते हैं, सोच सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, जोर डालिए जिसमें ग्राउंडेड थ्योरी का यूज हो सके। तीन सिचुएशंस है आपके सामने। किसी प्रक्रिया को समझना, स्पष्टीकरण उसके पीछे के सिद्धांत का, दूसरा विद्यमान सिद्धांत असमर्थ हो, या तीसरा किसी प्रक्रिया का अध्ययन करना। Effectiveness of ICT in BEd college, effectiveness. इस पे तो बहुत रिसर्चेस है। इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों में से कौन सा घटित हो रहा है आपकी इस प्रॉब्लम पर? समस्या है कि क्या यूज होता है। हाँ, नहीं, इफेक्टिवनेस की बात कर, प्रभावशीलता की बात कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि तीन मैंने परिस्थितियां दी, तीन सिचुएशंस दी, है ना? तो ये तो इफेक्टिवनेस एक अलग चीज हो गई। तीन सिचुएशन ये है कि आप इसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो आईसीटी इफेक्टिव है, ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, बहुत सारी रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं। यहाँ आपको ऐसा विषय, ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जिसके पीछे की थ्योरी क्लियर नहीं है। पहचान निर्माण में सोशल मीडिया का भूमिका। किसके निर्माण में? पहचान, आइडेंटिटी। सोशल मीडिया की भूमिका, इस पे ग्राउंडेड थ्योरी की रिसर्च आप करना चाहेंगे। चलिए सोच सकते हैं। और कुछ थोड़ा और डीप में जाके सोचिए, थोड़ा ऊपर ऊपर तो सोचना चालू किया है। कोई भी? इधर से नहीं आया, इधर से एक आया, एक इधर से। सर, एमएड छात्रों को नेट क्वालिफाई करने के पद्धति कैसे करना है? अच्छा, सारे एमएड वाले नेट हो जाए, जितने भी एमएड वाले 100%। है जैसे एमएड वाले ही नेट करते हैं तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन में करना है तो एमए एजुकेशन या एमएड किया हो तभी वो एजुकेशन नेट करेगा। लेकिन 100% आपकी क्लास के स्टूडेंट कैसे नेट कर ले, कर सकते हो, बनाओ कोई थ्योरी, लेकिन डेटा कहां से लाओगे? ठीक, और 100% जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो कुछ उस दिशा में सोचना चालू करिए कि ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे मैंने एक चीज बताई, उसमें किसी ने नहीं बोला कि किसको कैसे क्या बनाया जा सकता है। इसमें 50 विषय आप बोल सकते थे, 50 बोल सकते थे आप कि कैसे कोई सामान्य व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। आप वही बोलने वाले थे तो बोला नहीं आपने। ठीक है, तो उनको देख के लगा मुझे कि कैसे कोई सामान्य व्यक्ति सन्यास की ओर अग्रसर हो जाता है, वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाता है। हो सकता है। मैडम बोल रहे थे 5 दिन में संस्कृत कैसे, पहले दिन बोल रहे थे 5 दिन में कैसे कोई संस्कृत सीख ले बोलने का, ऐसे कुछ कोर्स है तो बोलिए। 10 दिन वाला तो है। उसको डबल करके 4 घंटा रोज करना पड़ेगा। 5 टाइम हो जाएगा। और इस टाइप का कोई बोली, जैसा मैंने अभी बोला कैसे कोई सन्यासी हो सकता है, इस टाइप का कोई विषय। हाँ, ये व्यक्ति विशेष मतलब किसी एक आदमी के बारे में हम नहीं ले रहे। ये जब हम थ्योरी स्टेब्लिश करेंगे तो वो सब पर लागू होगी। अध्ययन हम उन लोगों का करेंगे जो बने हैं, लेकिन उससे निकला हुआ निष्कर्ष बाकी पर भी जो बनने वाले हैं उन पर भी लागू हो सकता है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल पूछिए। ये जो पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये रेड कलर क्यों बनाया, कैसे बनाया गया? अच्छा, हाँ, ये पेड़ जो है, ये जो पौधा है, इसको रेड कलर का पत्ता क्यों हुआ है? इसका उत्तर उस उत्तर में नहीं थे कि आपकी साड़ी आधी हरी आधी नीली क्यों थी। हाँ, क्यों है? नहीं, आप एक वास्तविक प्रक्रिया पे चलिए। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन अध्ययन की बात कर रहे हैं, मानव के अध्ययन की बात कर रहे हैं, है ना। पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए फिर आपको बॉटनी में जाना पड़ेगा ना, उसमें जाना पड़ेगा। आप एजुकेशन का टॉपिक लीजिए, ठीक है, ये एजुकेशन का टॉपिक है। फिर मन में आया, ठीक। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय बताया। अष्टावधानी या शतावधानी या सहस्त्रावधानी व्यक्ति कैसे बन जाते हैं लोग। हाँ, अच्छा विषय। अरे इस पे ग्राउंडेड थ्योरी के आधार पर इस पर रिसर्च की जा सकती है। स्थित प्रक्रिया ढूंढना पड़ेंगे जो ढूंढ सके जिसका सैंपल। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, इस तरह से विषय आप देखेंगे तो एजुकेशन में भी बहुत सारे विषय आपको मिलेंगे। अभी तक जितने हैं उनमें ये सबसे अच्छा विषय था आपका। ठीक, तो जैसा मैंने कहा कि हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया आरंभ होती है। डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद हम उसको कोड करते हैं, अपने फील्ड नोट्स लेने लगे। आप जहां से भी, जैसे आपने कह दिया कि कैसे अष्टावधानी, इसी विषय को आगे बढ़ाते कैसे अष्टावधानी बनते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले इस तरह के लोगों की को ढूंढोगे, ठीक है। अब वहां पर आपको जो सैंपलिंग करना है वो थ्योरेटिकल सैंपलिंग होगी। वहां आप कोई वो रैंडम सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग या उस टाइप की सैंपलिंग नहीं होगी। थ्योरेटिकल सैंपलिंग की प्रोसेस होती है इसमें। थ्योरेटिकल सैंपलिंग क्या है वो थोड़ा सा समझिए। थ्योरेटिकल सैंपलिंग से मतलब है कि उससे रिलेटेड जो भी आपको चीजें मिल रही हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा हो, चाहे कोई इमेजेस मिल रही हो, चाहे आप उनका इंटरव्यू लेकर के जो बातचीत कर रहे हो, जो उनके विचार आपको मिल रहे हो, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे मौखिक रूप में हो, शब्दात्मक रूप में हो, उन सब के आधार पर वही आपका सारा मटेरियल है, ठीक है। तो उस तरह की चीजों को इकट्ठा करके फिर आप आगे बढ़ोगे। तो जैसे जैसे आपको जो जो चीजें मिली, आपने उसकी ओपन कोडिंग चालू की। पहला फेज होता है ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग में क्या करते हैं आप, प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक वाक्य के पीछे कौन सी चीज काम कर रही है उसको कुछ कोड देते हैं। आपने एक वो लिखा, ओपन कोडिंग की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको?
ओपन कोडिंग आपने बात की, तो प्रत्येक पंक्ति या वाक्य जो है उसको आपको क्या करना है, कोड करना। मतलब इस वाक्य के अंदर किस तरह की बात कही गई है। जैसे आपने अष्टावधानी का कोई प्रकरण लिया, आपने कोई डेटा या उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि शुरू से पढ़ने में अच्छा था, तो पढ़ाई की एक बात आ गई उस वाक्य में, पढ़ाई की एक बात आ गई, उसको आपने कोई कोड दे दिया, स्टडी रिलेटेड, ठीक है, आपने कोड दे दिया। तो आप जो अपने नोट्स बनाओगे डेटा के, उस नोट्स में हर वाक्य और हर पंक्ति के आगे कोई न कोई कोड दोगे। अब ये यहाँ इधर पूरा चला, और ये कोड कहाँ दोगे, मार्जिन में। तो यहाँ पर आपका मेटर चल रहा है, जो आपने बताया, जो भी आपको मिल रहा है, और यहाँ पर आपकी कोडिंग चल रही है। बहुत लेंथी प्रोसेस ओपन कोडिंग, और लंबी प्रक्रिया है, थकाऊ प्रक्रिया है, उबाऊ प्रक्रिया है, लेकिन करना है। तो ये ओपन कोडिंग की एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद फिर क्या करते हैं, जब आपने ऐसा कर लिया, फिर क्या करेंगे आप, आपके पास बहुत सारे सैकड़ों हजारों कोड आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा उतने ज्यादा कोड। अब उन कोड को आपको क्या करना है, उनको एक जैसी श्रेणियों में जो कोड है उनका श्रेणीकरण करना है, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें आपने, लेकिन आपने तो स्टडी से रिलेटेड ऐसी कोड दिया होगा, तो कुछ हो सकता है स्टडी से रिलेटेड, कुछ आपका हो सकता है एग्जाम से रिलेटेड, कुछ हो सकता है उनको अच्छे गुरु मिल गए हो तो टीचर से रिलेटेड। तो सारे एकेडमिक जितने हो गए, उनको आपने 3, 4, 5, 7, 8 कोड्स को मिला के जितने एकेडमिक एस्पेक्ट है, उनको आपने एक एकेडमिक कैटेगरी ऐसी बनाई। कुछ बहुत सारी बातें हो सकती है जो किससे रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से, पारिवारिक वातावरण हो सकता है, पिताजी का व्यवहार हो सकता है, घर की स्थिति हो सकती है, कुछ भी है। तो फैमिली से रिलेटेड जितने कोड आपको मिल गए, उसको आपने क्या बना लिया, उसकी एक कैटेगरी बना ली, फैमिली की कैटेगरी बना ली, एकेडमिक की कैटेगरी बना ली। इससे आप क्या करेंगे, कोड्स की को कैटेगराइज। ये तो कैटेगरी ऐसा पहले ही करना पड़ता है? नहीं, पहले नहीं, ये आपको ये साथ में चलेगा। आपने जैसे ओपन कोडिंग करते जा रहे हैं, ये कहाँ तक चलेगी, जब तक आप सिद्धांत नहीं बना लेते, जब तक आप सिद्धांत नहीं बना लेते, जब तक आपको डेटा और नया नया मिलता जा रहा है जो आपके पुराने कोड से मैच नहीं कर रहा है, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ डेटा से ही आप सिद्धांत एस्टेब्लिश कर दे। कोई भी सिद्धांत तब एस्टेब्लिश होता है जब उसका समग्र रूप से अध्ययन हो, उसमें कुछ भी छूटे ना। शोधकर्ता का तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि इसमें कुछ भी न बचे, कुछ भी न छूटे, उस चीज को लेकर के काम करना। तो समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। आपने कैटेगराइज कर, अब जैसे आपने कैटेगराइज किया, आपको एक एकेडमिक एस्पेक्ट को लेकर के एक कॉन्सेप्ट मिल गया, श्रेणी मिल गई। फिर फैमिली को लेकर के आपको एक अवधारणा या कोई विचार आपके समक्ष आ गया। ये हो सकता है कि उनके फैमिली में इस तरह के लोग पहले से रहे हो, जिसके कारण उनको भी ये चीज सीखने में आसानी हुई। जैसे नेता के परिवार में नेता, डॉक्टर के परिवार में डॉक्टर, टीचर के परिवार में टीचर, तो फैमिली में उस तरह की चीज थी, तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट वहां से निकाला। ऐसे ही एकेडमिक का कोई कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ने में अच्छा रहा हो, स्मरण शक्ति अच्छी थी, तो बहुत सारी चीजें, रिजल्ट हमेशा टॉप किया है या फर्स्ट क्लास पास हुआ है, इस तरह के आपने चीजों को निकाला। तो कि हाँ, अष्टावधानी वही होगा जिसका शुरू से मेमोरी और ये सारी चीजें, ये तो हम अंदाज से बोल रहे हैं। जब आप फील्ड में जाओगे, डेटा इकट्ठा करो, तो हो सकता है कुछ और डेटा है। ये तो अभी हम एक क्या लगा रहे हैं, आपने विषय बोल दिया तो एक अंदाज लगाने लग गए, उस अंदाज के आधार पर हम बात करने लग गए, ठीक है ना। तो ये फिर ओपन कोडिंग के बाद एक नया पैटर्न बाद में आता है एक्सेल कोडिंग का। एक्सेल कोडिंग में वही चीज है,
कि बहुत सारे जो कोड होते हैं ओपन कोडिंग के बाद एक्सेल कोडिंग की जाती है, जो हमने कैटेगरी बना दी है वह कैटेगरी वाइज ही कोडिंग करते हैं, तो एक्सेल कोडिंग उसको नाम दिया है। और इसमें भी कई टाइप की डिजाइन्स ग्राउंडेड थ्योरी में प्रयोग में आती हैं, उन डिजाइन्स पे भी चर्चा करना है। इसकी 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स की भी आपके साथ चर्चा करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा मुझे आपसे करना है। तो सबसे पहले एक्सेल कोडिंग और डिजाइन्स। तो एक्सेल कोडिंग एक चीज हुई, एक्सेल कोडिंग के बाद जो तीसरी चीज है वो है कंस्ट्रक्टिव डिजाइन कोडिंग की बात है, कंस्ट्रक्टिव डिजाइन की बात है। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म सुना ये सबने, ये बाद में विकसित हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज्म सबने सुना है। संरचनावाद, रचनावाद क्या है, रचनावाद की थ्योरी, मूल सिद्धांत रचनावाद का क्या है। साइकोलॉजी में व्यवहारवाद तो सबने पढ़ा ही होगा, जैसे रचनावाद का कोई भी, हाँ, छात्र ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक, अब क्या है कि बाकी जब हम ओपन कोडिंग एक्सेल कोडिंग कर रहे हैं तो हमारा ज्यादा ध्यान किस पर है, फैक्ट पर है, तथ्य पर है। तथ्य पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन उसके स्थान पर जब कंस्ट्रक्टिव कोडिंग हम करेंगे तो हम तथ्यों या फैक्ट्स के बजाय ज्यादा ध्यान यहां पर किस पे दिया जाता है, व्यक्ति के विचारों पर, व्यक्ति के मूल्यों पर, व्यक्ति के विश्वास पर, बिलीफ्स पर, व्यक्ति के इमोशंस पर, भावनाओं पर, व्यक्ति के एजम्पशंस पर। तो इन पर यदि हम ध्यान दे रहे हैं, तथ्य पर ध्यान देना ठीक है, अच्छी बात है, तथ्य पर तो देना ही है, लेकिन तथ्य पर ध्यान देने के साथ साथ किस तथ्य के पीछे कौन सा विश्वास काम कर रहा है, कौन सा मूल्य काम कर रहा है, कौन सा उसका पूर्वानुमान काम कर रहा है, कौन सी भावना काम कर रही है, ये भावनाओं को भी हम निकालने लगते हैं, तब क्या होता है, तब तीसरे प्रकार की कोडिंग होती है। और इस प्रकार की कोडिंग करने के लिए क्या करना होता है, यहां तक जब आप आ गए, आपने कैटेगरी भी बना ली, सब कर लिया, तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक सीक्वेंस फाइनलाइज करना है, जिसके लिए आप कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग जानते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग जानते हैं ना सभी लोग, संप्रत्यात्मक मानचित्रण। कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना, पीछे अभी हाँ किया ना आप लोगों ने, हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप एक प्रकार का मैप है, मानचित्रण है। बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं उसको बनाने के लिए। क्या होता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज्यादातर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन उसका मैप, जैसे कोई भी एक आप कॉन्सेप्ट बोलिए जिसका आपको थोड़ा डिटेल पता हो, आप ही बोलिए कोई भी एक, ग्रोथ या वृद्धि है ना, एक ले लीजिए, तुमने ले लिया वृद्धि है ना। अब आपने वृद्धि लिया, अब वृद्धि कितने प्रकार की, किस किस प्रकार की हो सकती है, मानसिक वृद्धि भी होती है, सही मानसिक, ठीक है। बताइए, चलिए, है ना। आपकी वृद्धि मान लीजिए आपके एक शरीर से संबंधित एक वृद्धि आपकी, है ना। एक आपके मान लीजिए आपकी
कैसा बढ़ता जा रहा है आपके पास? हाँ, मान लीजिए आपके पास पद प्रतिष्ठा, समाज, मतलब समाज में आपका वो बढ़ता जा रहा है। और क्या हो सकता है? हाँ? आप क्या कह रहे हैं? विकास होगा। विकास में नहीं जा रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल गति वहां है ना जहां उसको मापा जा सके। किस रूप में? मात्रात्मक रूप में, 2 किलो से 4 किलो का हो गया, हाँ वो होती है ना। तो ये मान लीजिए, चलिए अब ये हमने ले लिया ये, ठीक है। अब इसके अंदर के कॉन्सेप्ट हो गए पद प्रतिष्ठा को लेकर के समाज में। तो आपका एक तो कार्यस्थल पर हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, परिवार या अपने रिश्तेदारी में आपका कोई हो सकता है, आपको आपकी जाति समाज का मुखिया बना दिया हो, ठीक है। और कहाँ हो सकता है? एक पूरे समाज में आपका हो सकता है, चलिए, है ना। अब ये कार्यस्थल पर होगा तो कैसे होगा? इसके कई प्रकार हो सकते हैं, इसके कई प्रकार, मतलब किसी भी एक, इसे भी, इसका भी बहुत सारा बनेगा, इसका भी बहुत सारा बनेगा। उसके आगे से आगे तक आप जाते जाएंगे। जब तक जाते जाएंगे जब तक वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो जाता। मैं तो ऐसे ही एक एग्जांपल दिया। तो ये है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो यहाँ कॉन्सेप्ट मैपिंग किसकी करना है? इसकी नहीं करना है। जो डेटा आपको मिला है ग्राउंडेड थ्योरी में, उस डेटा को आपको अरेंज करना है कि कौन सा कैटेगरी, कौन सा कॉन्सेप्ट किसके क्रम में कहाँ लगाना है। यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है। सिद्धांत का विकास करना हो तो सिद्धांत का विकास करने के लिए करना है, किसी केस को सॉल्व करने के लिए नहीं। कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग तो आप कई जगह कर सकते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर रही हो तो ग्राउंडेड थ्योरी में तो केस स्टडी अलग विधि है, केस स्टडी, हाँ वो अलग विधि है। कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग आप कर सकते हो कहीं भी। केस स्टडी, केस हिस्ट्री तो हम करेक्ट करके उसमें करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, ग्राउंडेड थ्योरी में ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, तो कंस्ट्रक्टिव विधि है ये कॉन्सेप्ट मैपिंग। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो जैसे आप लोगों ने बताई है कि व्यक्ति अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करता है, और जो ज्ञान की संरचना करता है या जो भी उसका व्यवहार होता है, उसके पीछे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, उसके विश्वास होते हैं, उसके मूल्य होते हैं, और उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके आधार पर वो अपना जो भी उसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है वो उसके पीछे काम करता है, ठीक है। तो उसी आधार पर ये कोडिंग का एक तरीका है। तो कितने हमने 3 तरीके देखे। एक ओपन कोडिंग जो हर लाइन हर पंक्ति पे हमें करना है। दूसरा हमने क्या तरीका देखा, एक्सेल कोडिंग, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कैटेगरीज वाइज हम अलग कोडिंग दे रहे हैं, उसको छोटा करते जा रहे हैं। बहुत सारे उनको मिला करके कोई कैटेगराइजेशन हमने कर दिया, श्रेणियों में बांट दिया, उससे कुछ अवधारणाएं निकल के सामने आने लगी। और एक उनके पीछे वहां तक अभी क्या थे, तथ्य थे, फैक्ट्स थे, कार्य थे। अब उन कार्यों के पीछे कौन सा मूल्य काम कर रहा है, कौन सा भावना काम कर रही है, कौन सा विश्वास काम कर रहा है, उन चीजों को समझने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव जो तरीका है कोडिंग का, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो कई तरीके से कोडिंग करने के बाद निकल करके सामने कोई न कोई सिद्धांत तक हम पहुंचने की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसकी स्टेप की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप होगी वो है कि शोध समस्या के अनुरूप इसकी डिजाइन का निर्माण, अभिकल्प का निर्माण। शोध समस्या के अनुरूप इसके अभिकल्प का निर्माण नहीं, निर्णय करना। कई प्रकार के अभिकल्प इस पे प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे एक सिस्टमेटिक डिजाइन है, सिस्टमेटिक डिजाइन पहली है, इसमें
बस इसके बाद एक क्रमबद्ध रूप से उसको देखा जाता है। एक कंस्ट्रक्टिव डिजाइन है, जो भी हमने बात की, कंस्ट्रक्टिव कोडिंग की बात की, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिजाइन है जिसपे ज्यादा फोकस वैल्यूज, बिलीफ्स इत्यादि चीजों पर होता है। और एक इमर्जिंग उदीयमान अभिकल्प की जो मिलता जाए उसी में से जो निकलता जाए उसको लेकर के काम करना, तो इमर्जिंग डिजाइन। जैसे 3 प्रकार की डिजाइन इसमें है। तो हमारी समस्या से संबंधित कौन सी डिजाइन हम इसमें प्रयोग में लाना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। दूसरा है कि उसके बाद अध्ययन प्रक्रिया का अभिज्ञान, कौन सी हमें प्रोसेस अपनाना है अध्ययन करने के लिए, उसका अभिज्ञान करना, ये इसका एक दूसरा स्टेप है। इसके अंदर हम देखेंगे तो आइडेंटिफाई ए प्रोसेस हाउ टू स्टडी, किस प्रक्रिया से हमें आगे बढ़ना है। तो दिस प्रोसेस शुड नेचुरली फॉलो फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस दैट यू सीक टू आंसर। हाँ, क्या ग्राउंडेड थ्योरी। तो 3 डिजाइन है। पहली स्टेप में आप कौन सी डिजाइन यूज करेंगे उसमें बताया मैंने, सिस्टमेटिक डिजाइन। 8 प्रकार के स्टेप, 8 स्टेप डिजाइन है, 8 स्टेप, 3 डिजाइन। उन 3 डिजाइन में से पहली स्टेप में हम कौन सी डिजाइन लेंगे वो है, ठीक है। दूसरा, स्टडी की प्रोसेस क्या होगी, किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। वो प्रोसेस भी डेटा पर डिपेंड करेगी। जैसे डेटा मिलता जाएगा नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस में हमें कैसे आगे बढ़ना है, बहुत कुछ किस पर डिपेंड करता है, शोधकर्ता पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को इसमें बहुत स्वतंत्रता है, जैसा उसके सामने परिस्थिति बनती जा रही है वैसी प्रक्रिया से वो आगे बढ़ता जा रहा है अपना काम करते हुए। तीसरा है स्वीकृति और पहुंच की जहां तक बात है कि हम अपने उस तक पहुंच जाए। स्वीकृति तो अपनी संबद्ध संस्था की स्वीकृति है, और पहुंच एक्सेस उनका जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि थ्योरी कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए हमारी पहुंच वहां तक बने, वो एक बात है। चौथी स्टेप इसकी है सैद्धांतिक न्याय दर्शन। मैंने कहा था थ्योरेटिकल सैंपलिंग। हाँ, धीरे धीरे 2 तो हो गया क्लियर, पहली स्टेप हो गई। दूसरी अध्ययन प्रक्रिया, तीसरी स्वीकृति और पहुंच, अप्रूवल एंड एक्सेस। अप्रूवल एंड एक्सेस अंग्रेजी में आपको लिखना हो तो कह सकते हो इसको स्वीकृति अभिगमश्च एक्सेस। चौथी सैद्धांतिक न्यायदर्शनम। थ्योरेटिकल सैंपलिंग। इसमें मैंने कहा था कि यहां जो न्यायदर्शन होता है वह इंटेंशनल होता है। इंटेंशनल होता है इसका मतलब कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति या उस तरह से न्यायदर्शन नहीं करना है। हमें पता है कि हम अष्टावधानी पे काम करें तो अष्टावधानी वाले लोग तो नहीं रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई सारी चीजें भी हम अपने सैंपल में लेंगे। इसीलिए हमने कहा कि थ्योरेटिकल होगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई थ्योरी की चीजें लेंगे, हम उससे जुड़े हुए पाठ्य वस्तुएं लेंगे, उसका रिकॉर्ड लेंगे, उससे साक्षात्कार करके उसके विचार लेंगे, और उससे रिलेटेड इमेजेस ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, पुरानी भी ले सकते हैं, नए भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम उससे रिलेटेड ले सकते हैं, और उनका एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल सैंपलिंग होता है। फिर उसके बाद जब सैंपलिंग हुई, डेटा हमारे सामने आना चालू हुआ, सैंपल के बाद डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस डेटा का हम कोडिंग, अगली स्टेप होती है कोड द डेटा, दत्तांशों को कूट प्रदान करना।
ठीक है। अब आपने कोडिंग दी, जैसे मैंने आपको बताई पूरी कोडिंग की प्रोसेस हमने की। उस प्रोसेस को करने के बाद अगली स्टेप होगी सिद्धांत का विकास। अब आप हर तरीके से कॉन्सेप्ट में जब आपने बना लिया है तो आप किसी न किसी थ्योरी पर पहुंच रहे हो, ठीक है। अब आपने सिद्धांत को डेवलप करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, डेवलप किया है, लेकिन आपने यही डेवलप कर लिया तो शोध खत्म नहीं हुआ। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, वैलिडेट योर थ्योरी, अपनी थ्योरी को वैलिडेट करना है, उसकी वैधता का प्रतिपादन करना है सिद्धांत की। अगली स्टेप होगी सिद्धांत की वैधता का प्रतिपादन। ये वैधता का प्रतिपादन कैसे करेंगे? जब आपने जो सिद्धांत बनाया वो यदि उस तरह की सारी चीजों पर घटित हो रहा है, एक तो ये कि जितनी चीजें हैं उन सब पर वो फिट हो रहा है, आपके पास डेटा है तो वैलिडेट हुआ। उस तरह का यदि कोई और सिद्धांत है उस क्षेत्र के, उनसे वो मैच कर रहा है तो वैलिडेट हुआ। या उस सिद्धांत के आधार पर आपने भविष्य में कोई एक्सपेरिमेंट किया तो वैलिडेट हुआ। तो कई तरीके से आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। भविष्य का एक्सपेरिमेंट तो अगली रिसर्च हो जाएगी, लेकिन अन्य जो दो प्रकार है उससे आप सिद्धांत को वैलिडेट कर सकते हैं। और फिर आखिरी होता है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग वाला प्रतिवेदन लेखन, उसका लेखन का प्रकार। तो इसे 8 स्टेप्स में आप ग्राउंडेड थ्योरी का कार्य कर सकते हैं। ये मैंने ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में बहुत संक्षेप में, बहुत सारी और भी चीजें हैं लेकिन बहुत संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया है। किसी की कोई इसमें जिज्ञासा है, जितनी बात हमने की तो हम आगे जिज्ञासा पर बात कर सकते हैं। इसमें एक थियरी के ऊपर हम कोडिंग करके सिद्धांत तैयार कर लेते हैं, और अगर उसके ऊपर हम रिसर्च अगर नहीं करते, उसके ऊपर टेस्टिंग नहीं करते तो वो कैसे वैलिड होगा? हमने क्या कहा कि तीसरे ऑप्शन बोले उसके ऊपर अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करके, अगर एक्सपेरिमेंट किए बिना भी उसका वैलिडेट हो सकता है। अभी तक जितना आपके पास डेटा उपलब्ध है उन सब पर यदि वो थ्योरी लागू हो रही है, प्रेजेंट डेटा पर, या उस टाइम आपके रिसर्च से बाहर भी यदि उस तरह के लोग हैं और वहां पर भी वो थ्योरी लागू हो रही है तो वो वैलिडेट है। तो आप उस तरह से ऐसी थियरी पहले है तो नहीं, थ्योरी नहीं, थ्योरी नहीं कह रहा हूँ, डेटा की बात कर रहा हूँ। जैसे अष्टावधानी की बात की तो इस प्रक्रिया से अष्टावधानी बनते हैं। आपने डेटा करके जो सिद्धांत बनाया, अब आपने 20 अष्टावधानियों का आपने लिया, लेकिन उन 20 पर वो आपने जो सिद्धांत बनाया वो लागू हो रहा है, और 20 के अलावा आपने और 4, 5, 10 और देखे, उन पर भी वो लागू हो रहा है। तो आपकी थ्योरी का एक प्राइमरी वैलिडेशन वहां पर हो जाता है। फ्यूचर में और ज्यादा करने के लिए फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट भी करिए, उसको और आगे बढ़ाइए, किसी और के रिसर्च के लिए भी काम होगा। और रिसर्च तो ऐसी चीज है जो एक ही टॉपिक लेकर के व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत रिसर्च करता रहता है ना। कई लोग तो उसी विषय पर रिसर्च करते हैं, उनके शोध छात्र भी उसी विषय पर करते हैं, उनके भी शोध छात्र उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर के कोई थ्योरी पूरे दुनिया के सामने आती है। आप चाहे फ्राइड हो तो फिर उसका शिष्य हो, एडलर हो, जुंग हो, वो सब क्रमबद्ध उन्हीं चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया है और सब एक दूसरे के गुरु शिष्य थे। तो ये चीज ऐसे आगे बढ़ता है प्रोसेस। तो ये कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल की प्रक्रिया नहीं। एक अष्टावधानी, कई लोग अष्टावधानी लोग हैं, उनसे हम बात करके वो एक थियरी बना रहे हैं, एक ग्राउंड से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा थियरी हो गया है या अष्टावधानियों का पहले ही बना हुआ उनका थियरी हो गया? ये बना हुआ थ्योरी है तो फिर वो होना चाहिए, पहले से प्रतिपादित कहीं पर था क्या? हमने पहले ही कहा कि आप विद्यमान प्रक्रिया को समझने के लिए कोई थ्योरी न होने पर ही रिसर्च करना है। यदि उनकी बनी हुई थ्योरी है तो फिर आप इस विषय पर रिसर्च नहीं करेंगे। तो विद्यमान प्रक्रिया के लिए थ्योरी नहीं है तभी आपको इस विषय का चयन करना है। स्पष्ट है? और कुछ कोई जिज्ञासा? सुबह से 9:30 बजे से आप लोग धन्य हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को। कल फिर चर्चा करेंगे।
नमस्ते गुरुभ्यश्च। शैक्षिक अनुसंधान विधि विषये प्रचाल्यमानायाः कार्यशालायाः द्वितीयदिनस्य चतुर्थसत्रे स्मः। अस्मिन् चतुर्थसत्रे आचार्याः नीलाब्तिवारी महोदयाः अस्मान् उद्दिश्य ध्वजात्यध्ययनं पुनः ग्रौण्डेड् थियरी तस्य सोपानानि कोडिंग इत्यादिषु विषयेषु अस्मान् सरलतया उद्बोधितवन्तः। तेभ्यः अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः एवं विभागपक्षतः कार्यशालापक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव उपस्थितेभ्यः कार्यशालायाः निदेशकेभ्यः, संयोजकेभ्यः, उपसंयोजकेभ्यः, उपस्थितेभ्यः अध्यापकेभ्यः, छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दाः धन्यवादाः। एवमेव अनेन अद्यतनसत्राणि समाप्यन्ते। श्वः प्रातः सार्धनववादने श्वस्तनसत्राणि आरप्स्यन्ते। सार्धनववादने वयं सर्वे अपि अत्र भवेम। धन्यवादः।